हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत से गुपचुप तरीके से चीनी खरीद रहा पाकिस्तान। खुल गई शहबाज सरकार की सबसे बड़ी पोल। कश्मीर के नाम पर पूरे देश से बोल रहा था झूठ। जी हां, बताएंगे पाकिस्तान की एक पोल। खुद संसद में पाकिस्तानी सरकार ने सच्चाई बताई है, जिसका सबसे बड़ा सबूत हम आपको दिखाएंगे, और कैसे पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ बोल रहा था झूठ। दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे सबसे बड़ी खबर, जहां राजनाथ सिंह जी और तुलसी गाबार्ड की मुलाकात से बौखला गया खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू। राजनाथ सिंह को दे दिया अमेरिका की धरती पर कदम रखने की बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी धमकी। जी हां, कह दिया अमेरिका की धरती पर कदम रखकर दिखाओ। जी हां, बताएंगे आपको इस आतंकवादी की सबसे बड़ी खबर। इसी बीच बताएंगे बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों पर अमेरिका के बयान से लगी तगड़ी वाली मिर्ची, देश की छवि खराब करने की बताने लगा अब साजिश। जी हां, बताएंगे बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस की सबसे बड़ी कहानी। इसी बीच विदेश मंत्री हो तो जयशंकर जी जैसा एक तीर से दो निशाना। दोस्तों, एक ही बयान से उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को लपेट दिया। बताएंगे ऐसा कौन सा बयान दिया जयशंकर जी ने। साथ ही साथ आपको बताएंगे प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आरएसएस संघ मुख्यालय जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आखिर क्या है बात, तो एक से एक बड़ी खबर आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि पाकिस्तान जो अपना दिमाग लगाता है भारत को लेकर, अगर वाकई में भारत उसकी सोच के जैसा करने लगा तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रह जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत से गुपचुप तरीके से चीनी खरीद रहा है पाकिस्तान। खुली शहबाज सरकार की पोल। कैसे कश्मीर के नाम पर पूरे देश से बोल रहा था झूठ, बता दें। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिकी पॉडकास्टर लेग्स फ्रीडमैन से बातचीत की है। आपने सुना होगा उस पॉडकास्ट को। उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर कई बातें कही, जिसका विस्तार से हमने पुरानी खबरों में भी बताया था। खासतौर से आतंकवाद के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को घेरा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपना कड़ा ऐतराज जताया है। ऐसे में पाकिस्तान में यह मामला चर्चा में बना हुआ है। इसी पर बात करते हुए पाकिस्तान के पत्रकार नुसरत जवीद ने कुछ दिलचस्प खुलासे कर दिए हैं। दोस्तों, जिसने भारत को ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे सुपर पावर कंट्री को भी हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, उन्होंने बताया है कि कैसे पाकिस्तान सार्वजनिक तौर पर तल्खी दिखा रहा है, लेकिन चुपचाप भारत से चीनी भी खरीद रहा है। नुसरत जवीद से पब्लिक न्यूज के एंकर अदनान हैदर ने नरेंद्र मोदी जी के पॉडकास्ट पर सवाल किया था। इस पर जवीद ने कहा कि मैंने नरेंद्र मोदी को सुना है और उसके जवाब में विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया भी देखी है। हमने एक बार फिर कश्मीर की बात की है, जो बीते वर्षों में व्यापार के मामले में भी हम कहते रहे हैं। हमारी सरकार लगातार कहती रही है कि जब तक कश्मीर का मामला नहीं सुलझता है तब तक हम भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे। हालांकि सच तो यह है कि भारत से आज भी चीनी खरीद रहा है गुपचुप तरीके से पाकिस्तान। जी हाँ, नुसरत जवीद ने कहा कि सरकार बार बार हमसे कहती है कि जब तक भारत कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए सहमत नहीं होता हम उसके साथ व्यापार नहीं करेंगे। भारत से भारी मात्रा में हमने चीनी का आयात किया है। यह किसी ने हवा में नहीं कहा है, बल्कि शहबाज शरीफ की सरकार ने एक MNA यानी सांसद के सवाल के जवाब में नेशनल असेंबली संसद में बताया है। जी हाँ दोस्तों, नुसरत के मुताबिक नेशनल असेंबली में बताया गया है कि 3140 मीट्रिक टन चीनी पाकिस्तान ने मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक दूसरे देशों से खरीदी है। इसकी कीमत 30 लाख US मिलियन डॉलर है। पाकिस्तान ने जिन देशों से चीनी खरीदी है उनमें मलेशिया, जर्मनी, थाईलैंड, UAE के साथ भारत का भी नाम है। भारत इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है। भारत से पाकिस्तान ने 50,000 टन चीनी खरीदी है। पाकिस्तान ने UAE से 444 मीट्रिक टन चीनी खरीदी है। उसे भी हमें इंडिया के खाते में ही डालना होगा। जवीद ने आगे कहा कि आखिरकार सरकार हमें धोखे में क्यों रख रही है। अगर इंडिया से चीनी मंगवा लेते हो तो प्याज और टमाटर भी मंगवा लें, ट्रेड पूरी तरह से खोलें। ये तमाम तरह की बातें क्यों है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा नहीं सुलझेगा हम वही मानेंगे। अगर चीन और भारत तमाम टेंशन के बावजूद व्यापार कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं कर सकते। चाइना जैसा पावरफुल कंट्री जिसके पास अथाह पैसा है, अथाह ट्रेड के लिए दूसरे कंट्री भी है, उसके बावजूद भी, इतनी बड़ी GDP होने के बावजूद भी वो भारत के साथ व्यापार कर रहा है, जबकि भारत के साथ वो सीमा साझा करता है और लगातार दुश्मनी चलती है। तो
फिर पाकिस्तान किस खेत की मूली है? दोस्तों अब पाकिस्तानियों को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के जो ये हुक्मरान है वो सिर्फ वोट की राजनीति करने के लिए भारत से दुश्मनी कर रही है, जबकि इस दुश्मनी का खामियाजा पाकिस्तान की जनता को ही भुगतना पड़ रहा है। और हमने पहले भी खबरों में आपको बताया है कि एक एक पाकिस्तानियों के सर पर सरकार की तरफ से 25-25 लाख रुपए तक का कर्ज चढ़ा दिया गया है। अगर पूरे पाकिस्तान के कर्ज की बात करें और उसको डिवाइड कर दे एक एक पाकिस्तानियों के ऊपर, तो इतने लाखों का कर्ज एक एक पाकिस्तानियों पर चढ़ चुका है, जो कि पाकिस्तान के लिए चुकाना शायद इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं होने वाला। और पाकिस्तान की बर्बादी भी तभी रुकेगी जब वो भारत के सामने घुटनों पर आकर माफी मांगे और भारत के साथ व्यापार शुरू करे, वरना उसकी बर्बादी तो हो ही रही है और ज्यादा वो डूब जाएगा। दोस्तों इस मुद्दे पर आप लोगों की अब क्या राय होने वाली है? एक तरफ जहां वो पूरी दुनिया को बताता है कि हम भारत के साथ ट्रेड तभी करेंगे जब कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा, और दूसरी ओर गुपचुप तरीके से अंदर खाने भारत से चीनी भी खरीद रहा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। दोस्तों इस पर आप लोगों की राय तो निश्चित बनती है, तो कमेंट जरूर करिएगा, भारी मात्रा में कमेंट कीजिएगा और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि पाकिस्तान की रियलिटी पूरी दुनिया को पता चल सके। और कमेंट में मेरा भारत महान लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर अमेरिका की धरती पर कदम रखकर दिखाओ राजनाथ सिंह और तुलसी गबार्ड की मुलाकात से बौखलाया खालिस्तानी आतंकी पन्नू, दे दी बहुत बड़ी चेतावनी राजनाथ सिंह जी को। जी हां, खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को गीदड़ भभकी दिया। पन्नून ने ये गीदड़ भभकी दिल्ली में राजनाथ सिंह जी और अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड के बीच हुई मुलाकात के बाद दी है। गुरपतवंत सिंह पन्नून आतंकवादी संगठन 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ का नेता है। उसने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को एक नई गीदड़ भभकी दी है। ये गीदड़ भभकी तब आई है जब एक दिन पहले ही राजनाथ सिंह जी ने अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड के साथ अपनी बैठक में SFJ को आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित करने की मांग की थी। पन्नून ने राजनाथ सिंह जी को अमेरिका की धरती पर आकर अंजाम भुगतने की गीदड़ भभकी दी है। 6 फॉर जस्टिस ने भारतीय रक्षा मंत्री पर निशाना साधा है। उसकी बौखलाहट इसलिए है क्योंकि SFJ को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन उस पर प्रतिबंध लगा सकता है और संगठन को आतंकवादी समूह घोषित कर सकता है। उसके बाद उसके लिए अमेरिका की धरती से भारत के खिलाफ मुहिम चलाना मुश्किल हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक राजनाथ सिंह जी और तुलसी गबार्ड के बीच खालिस्तान मुद्दे को लेकर बातचीत की गई है। राजनाथ सिंह जी ने इस दौरान तुलसी गबार्ड से SFJ के खिलाफ कार्रवाई करने का आह्वान किया है। वहीं राजनाथ सिंह जी ने अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमले को लेकर तुलसी गबार्ड के साथ विस्तार से बातचीत की है और भारत की चिंता जताई है। आपको बता दें कि SFJ की स्थापना 2007 में गुरपतवंत सिंह पन्नून ने ही की थी। इसके पास अमेरिका और कनाडा दोनों जगहों की नागरिकता है। माना जाता है कि इसकी उम्र करीब अब 50 साल के आसपास है। इसका मकसद भारत को बांटकर खालिस्तान का निर्माण करना है। माना जाता है कि इसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद मिलती है। बब्बर खालसा के कई आतंकवादी पाकिस्तान में ISI की निगरानी में रहते हैं। जी हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दें, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक पन्नून का जो जन्म हुआ था वो 1960 के दशक में अमृतसर के पास खानकोट में हुआ था। जब ये बड़ा हो रहा था उस वक्त पंजाब में खालिस्तान आंदोलन चरम पर था। इसने 1990 के दशक में पंजाब विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की थी और फिर ये अमेरिका चला आया था। जी हाँ, अमेरिका जाने के बाद ये 2000 की दशक से अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी मूवमेंट को हवा देने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। और इसने 2018 में तथाकथित खालिस्तान जन्म संग्रह की घोषणा करने के बाद ये चर्चा में आया। इसे खालिस्तान का सबसे बड़ा नेता और अब चेहरा माना जाने लगा है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में जिस प्रकार से इसने राजनाथ सिंह जी को अमेरिका में कदम रखकर दिखाने की धमकी दी है, अगर आप भी मानते हैं कि राजनाथ सिंह जी को वाकई में उसकी इस धमकी के लिए भी अमेरिका जाकर दिखाई देना चाहिए और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारना चाहिए अमेरिका में कदम रखकर, तो दोस्तों अपनी राय आप लोग अवश्य दीजिएगा कमेंट में। और सामने लाइक का बटन है, अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया तो जरूर दबाइएगा ताकि हमें सपोर्ट मिलता रहे और ऐसे ही इन आतंकवादियों की हम लगातार पोल खोलते रहे। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर तुलसी गबार्ड के खलीफा वाले बयान पर भड़क गया बांग्लादेश। कहने लगा पहले फैक्ट चेक कर लें फिर जवाब दे। जी हाँ, बांग्लादेश को अल्पसंख्यकों पर अमेरिका के बयान से लगी तगड़ी वाली मिर्ची। कहा यह देश की छवि खराब करने की है बड़ी साजिश। दरअसल प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के कथित उत्पीड़न पर अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड की टिप्पणी खारिज करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी निराधार थी। मुख्य सलाहकार के कार्यालय ने सोमवार आधी रात एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि इसने पूरे देश की गलत छवि पेश की है। कार्यालय ने कहा कि भारतीय टीवी चैनल में गबार्ड का बयान बांग्लादेश की छवि और
प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। पोस्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जिसकी पारंपरिक इस्लाम प्रथा समावेशी और शांतिपूर्ण रही है और जिसने उग्रवाद और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की यात्रा पर आई गाबार्ड ने सोमवार को कहा था कि हिंदुओं, बौद्धों, ईसाइयों जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों का लंबे समय से उत्पीड़न, हत्या और दुर्व्यवहार अमेरिकी सरकार और राष्ट्रपति ट्रंप तथा उनके प्रशासन के लिए चिंता का विषय रहा है। टीवी चैनल के साथ एक साक्षात्कार में गाबार्ड ने बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न और उन्हें मार डाले जाने का आरोप लगाया और कहा कि देश में इस्लामवादी खिलाफत के साथ शासन करने के विचारधारा और उद्देश्य में इस्लामी आतंकवादियों का खतरा निहित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के नए मंत्रिमंडल और बांग्लादेश सरकार के बीच बातचीत अभी शुरू ही हुई है, लेकिन यह चिंता का मुख्य विषय बना हुआ है। अगली खबर आपको बता दें, जहां एक तीर से दो निशाना लगाना कोई डॉक्टर जयशंकर जी से ही सीखे। आप कहेंगे दोस्तों, जयशंकर जी जैसा विदेश मंत्री ना कभी हुआ है ना कभी होगा। जी हाँ, एक ही बयान से उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को लपेटे में ले लिया। बता दें, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की हाजिर जवाबी की तारीफ पूरी दुनिया करती है, वहीं दुश्मनों को मीठे मीठे शब्दों से मारना भी उन्हें बहुत अच्छे से आता है। भारत के प्रमुख जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग में भी डॉक्टर जयशंकर जी ने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर हमला बोला। दरअसल एक पैनल डिस्कशन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैश्विक व्यवस्था की आवश्यकता पर, जोखिम भरे देशों की ओर से पैदा होने वाले खतरों पर बात की गई, चाहे उनका आकार छोटा ही क्यों ना हो। डॉक्टर जयशंकर जी ने इसी दौरान पाकिस्तान का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि जिस तरह एक देश के लिए घरेलू व्यवस्था जरूरी है, वैसे ही दुनिया के लिए एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, अगर कोई वैश्विक व्यवस्था नहीं होगी तो इससे सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा, कोई भी देश चरमपंथी स्थिति में होगा वो इसका फायदा उठाएगा। उनका यह जवाब पाकिस्तान को लेकर एक तंज है। उन्होंने कहा, जोखिम भरा देश बनने के लिए आकार में बड़ा होना जरूरी नहीं है, हमारे पड़ोसी इसका उदाहरण है। हमारे कई छोटे पड़ोसियों ने यह साबित किया है। डॉक्टर जयशंकर जी की ओर से पड़ोसियों शब्द का इस्तेमाल करना यह माना जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश को भी लपेटे में लिया, बांग्लादेश पर भी निशाना साधा है। जी हाँ, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में विसंगति और इसमें बदलाव की आवश्यकता के बारे में भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने इस दौरान पाकिस्तान की आक्रामकता का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद किसी अन्य देश की ओर से सबसे लंबे समय तक अवैध कब्जा कश्मीर में देखा गया है। जब हम संयुक्त राष्ट्र गए तो एक आक्रमण को विवाद में बदल दिया गया, हमलावर और पीड़ित को समान स्तर पर रखा गया। ऐसे में दोस्तों, वाकई में अगर आप भी मानते हैं कि जयशंकर जी जैसा विदेश मंत्री ना कभी हुआ है ना कभी होगा, तो कमेंट में वी ऑल प्राउड ऑफ जयशंकर जी और जयशंकर जी इज अ प्राइड ऑफ इंडिया लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत से जिहाद छोड़ने का साहस तक नहीं कर पाएगा पाकिस्तान, बलूचों के हाथों शर्मिंदगी पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने यह कहते हुए खोल दी पाकिस्तानी सेना की पोल। दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक ने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस में सवार 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मारने का दावा किया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने दावे को खारिज किया है, लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर बलूच लिबरेशन आर्मी की मदद करने और बलूचिस्तान को अशांत करने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान की सेना और देश के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाते हुए कहा है कि ट्रेन हाईजैक की साजिश कथित तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसियों ने रची थी। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और इस्लामाबाद को आतंकवाद का केंद्र ठहराया है, लेकिन पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर और पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स लगातार बात कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन हो सकते हैं। द पाकिस्तान एक्सपीरियंस नाम के यूट्यूब चैनल पर उजैर यूनुस और शहजाद गियास शेख ने बलूचिस्तान संकट और जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को लेकर बात की है। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के हाथों में क्या विकल्प है इस पर बात की। इस दौरान शहजाद गियास शेख ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर कई विकल्पों पर विचार किए जा रहे हैं, जिनमें कश्मीर के अंदर उसी तरह जिहादी लड़ाई फिर से शुरू करने पर विचार हो रहा है जैसा 1990 के दशक में किया गया था। इसके अलावा मुंबई जैसा हमला फिर से करवाने की भी सोच कई लोगों के मन में है और अफगानिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करने की बात की जा रही है। जी हाँ, इस दौरान उजैर यूनुस और शहजाद गियास शेख ने चर्चा करते हुए कहा कि मुंबई हमला जैसे विकल्प पर विचार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि अगर इसके बाद भारत युद्ध शुरू करता है तो पाकिस्तान युद्ध लड़ने के हालात में नहीं होगा। ऐसे में पाकिस्तान को पूरे बलूचिस्तान से ही हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं शहजाद गियास शेख ने कहा कि कश्मीर में जिहाद फिर से शुरू करने के प्लान पर भी शायद पाकिस्तानी एजेंसियां विचार ना करें, क्योंकि इसका भी नुकसान अंत में पाकिस्तान को ही उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, खुद पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स ने कह दिया है कि भारत के सामने पाकिस्तान
पाकिस्तान की अब कोई औकात नहीं है। भारत के लिए पाकिस्तान एक्शन लेना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं पाएगा अब पाकिस्तान, जो उसकी हालत है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के RAW यानी रॉ खुफिया तंत्र के नाम से पाकिस्तानी एक्सपर्ट घबरा चुके हैं। अभी जो लगातार पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं वो भी खुफिया तरीके से अज्ञात हमलावरों ने उनको गोलियों से भून डाला है। इन सभी हत्या की साजिशों के पीछे भारत से पाकिस्तानी कनेक्शन जोड़ते नजर आ रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय खुफिया एजेंसी RAW पाकिस्तान में हत्याएं करवा रही है। हालांकि भारत ने हमेशा से ऐसे आरोपों को सिरे से खारिज किया है और पाकिस्तान में इस मामले में अजीत डोभाल जी ट्रेंड करने लगते हैं, वो वायरल होने लगते हैं जैसे ही कोई पाकिस्तानी आतंकवादी मारा जाता है। हालांकि भारत के मना करने के बावजूद भी पाकिस्तान मानते दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लग रहा है, पाकिस्तानी पत्रकारों का कहना है कि पिछले 2 सालों से पाकिस्तान में चुन चुनकर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को ठिकाने लगाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कम से कम भारत के 20 वांटेड आतंकवादियों की हत्या की जा चुकी है, जो अलग अलग मामलों में भारत में वांटेड थे। अबू कताल की हत्या के बाद ज्यादातर आतंकी जिन्होंने कभी ना कभी भारत को जख्म दिए हैं या तो मास्टरमाइंड रहे हैं, वो खौफ के मारे छिप गए हैं। जी हाँ, भारत के लिए पाकिस्तान के पत्रकार कह रहे हैं कि भारत को जख्म देने वाले अब आतंकवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत के पास वो एजेंसीज हैं, भारत के पास वो खुफिया तंत्र है कि आतंकवादी मार भी दिए जा रहे हैं और कोई भारत पर आरोप तक नहीं लगा पा रहा है सबूत के साथ। इस बात को लेकर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की खुफिया तंत्र, पाकिस्तान की मीडिया अचंभे में दिखाई दे रही है। हालांकि दोस्तों भारत लगातार कहता है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस मुद्दे पर क्या राय देना चाहेंगे कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करते तो हमें लगता है कि आप सिर्फ खबर को समझ ही नहीं रहे बल्कि हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं और भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। क्या गलत क्या सही है ये बता रहे हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार संघ मुख्यालय जा रहे PM नरेंद्र मोदी जी। आखिर क्या है बात जो इतने दिनों बाद PM बनने के बाद संघ के मुख्यालय जा रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने के अंत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS का मुख्यालय जाएंगे। 30 मार्च को प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सोमवार 17 मार्च को नागपुर में हंगामा मच गया। वहां क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीर जला रहे हिंदू संगठनों के ऊपर हमला हुआ और जमकर उत्पात मचाया गया। हंगामे के 11 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी जी नागपुर में होंगे। बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार RSS मुख्यालय जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी 8 वर्ष की उम्र से ही RSS से जुड़ गए थे। वो संघ में विभिन्न पदों पर काम किया और प्रचारक भी रहे। फिर वो RSS मुख्यालय जाने में प्रधानमंत्री के तौर पर 2 कार्यकाल पूरा कर लेने और तीसरे कार्यकाल के 9 महीने बीत जाने तक का इंतजार क्यों किया? क्या नरेंद्र मोदी जी फिर संघम शरणम गच्छामि की मुद्रा में है या फिर ये सिर्फ सामान्य घटना है? दोस्तों इन सवालों की पड़ताल करने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटानी पड़ी। इसी क्रम में गूगल के AI प्लेटफॉर्म जेमिनाई से पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब RSS मुख्यालय जाएंगे और क्यों। उसने अपने जवाब में जिन बिंदुओं का महत्वपूर्ण बताया उन पर हम आपको बताते हैं। दोस्तों उसने कहा कि यह प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी का पहला RSS मुख्यालय का दौरा होगा। ये मुलाकात भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारियों के साथ हो रही है। तीसरा जवाब है, ये मुलाकात RSS के गुरुजी को सम्मान देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात चौथा जवाब है, ये मुलाकात तब हो रही है जब लोकसभा चुनाव के पहले RSS और भाजपा के संबंधों में तनातनी की अटकलें लगाई जा रही थी। उसने जवाब दिया कि 30 मार्च 2025 को नागपुर में RSS मुख्यालय जाएंगे PM नरेंद्र मोदी जी। वहां पर माधव नेत्रालय का उद्घाटन करेंगे, RSS प्रमुख से मुलाकात करेंगे, RSS संस्थापक को श्रद्धांजलि देंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही जब RSS और भाजपा नेतृत्व के बीच संबंधों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दोस्तों इस पर आपकी अब क्या राय होने वाली है? अगर हम ये सवाल आपसे पूछें कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इतने सालों बाद पहली बार संघ मुख्यालय क्यों जा रहे हैं PM मोदी जी, तो आपको क्या लगता है? दोस्तों जवाब जरूर दीजिएगा, हमें आपके जवाबों का रहेगा इंतजार। आपके एक एक कमेंट को हम पढ़ेंगे और लाइक जरूर करेंगे, तो आप लोग जवाब देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल भी आप लोगों ने जवाब दिया था कि हमें बिहार न्यूज और वर्ल्ड न्यूज दोनों को एक साथ बनाना चाहिए, तो हम दोनों खबरों आपको एक साथ पेश करेंगे। और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी जानकारियां। आपको खबर कैसी लगी बताते हुए इस वीडियो को लाइक करके, और जो लोग पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा और सारे लोग कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।